हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से न्यू टॉपिक के साथ और नई क्लास का सिलेबस हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। इसी तरीके की हमारी चैनल पर जो ऑब्जेक्टिव क्लासें हाई स्कूल्स और इंटर की पड़ी हुई हैं, आप लोग हमारे चैनल को देखकर अवश्य जाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला लेसन हमारा है आज इंटरमीडिएट की फिज़िक्स का पहला लेसन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर। तो हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है, चालक तथा विद्युत रोधी किसे कहते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस क्या होता है देखते हैं। तो देख लेते हैं इसके क्या होता है। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, विद्युत के चालक कहलाते हैं। तो हमें क्या पता चला? तो जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश जो है वो सुगमता से यानी आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो चालक कहलाता है। जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सभी धातुएं, पीतल, तांबा, लोहा आदि। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उनकी संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों की। जैसे धातु में होती है पीतल, तांबा, लोहा आदि धातुओं में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। तो इसमें आप लोगों को डिफिनीशन के तौर पर लिखना है, चालक किसे कहते हैं या विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं। तो चालक या विद्युत रोधी के डिफिनीशन लिखना है आप लोगों को। जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश जो है सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे सभी धातुएं लिख सकते हैं, और धातुओं के अंतर्गत पीतल आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, लोहा आदि तत्व जो आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, अतः चालक के भीतर आवेश सदैव शून्य रहता है। यदि किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके पृथ्वी में चला जाता है, और तथा चालक अनावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं, यानी ग्राउंडिंग कहते हैं। तो जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा वृद्ध आवेश, यानी फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर्स। तो चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा वृद्ध आवेश क्या होते हैं? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक जो परमाणु बना होता है, यानी प्रत्येक पदार्थ या अणु जो बना होता है परमाणुओं से बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के जो केंद्र में होता है वो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे दिया हुआ है एक हमारा दिया हुआ है, एक कोई पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे दिया हुआ है हमारा एक परमाणु दिया हुआ है और परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो दिया हुआ है परमाणु के केंद्र में जो है वो नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक के इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है
इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो बीच में नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, वो नाभिक के अंदर होते हैं। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और नेक्स्ट दिया है जिसमें धनावेशित तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, परमाणु में वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। और अतः परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तथा इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाभिक के निकट वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तीव्र कूलाम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि बाह्य कक्षा में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही क्षीण यानी कि बहुत ही उतना नहीं बंधे होते हैं जितना कि नाभिक के निकट वाली कक्षा में बंधे होते हैं। क्योंकि नाभिक के जो निकट होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो दिखा देते हैं हम लोग को, बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाहरी कक्षाओं में, और बीच में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो इसके नाभिक के जो पास वाली कक्षा होगी, यानी नाभिक के जो पास में क्लास होगी इसकी नंबर 2 वाली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही निकट वाली जो क्लास है इसके, यानी निकट वाला जो सर्किल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीव्र कूलाम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। बाहरी कक्षाओं में इतनी बल से नहीं बंधे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षीण आकर्षण बल लगता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण परमाणु से अलग होकर धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। तो मुक्त आवेश किसे कहते हैं? तो मुक्त आवेश, इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यह धनावेशित हो जाता है तथा इसे आयन कहते हैं। जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उससे क्या कहते हैं? उसे आयन कहते हैं, वह धनावेशित हो जाता है। और दिया हुआ है, ये धनायन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध रहते हैं। इनके आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत रोधी क्या होता है, इन्हीं इंसुलेटर क्या होता है। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी अथवा विद्युत के अचालक कहते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, विद्युत रोधी या चालक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी या चालक कहते हैं, या विद्युत के अचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूखी लकड़ी, कागज, रबड़ आदि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें जो विद्युत आवेश जो होते हैं इनका संपर्क नहीं होता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अचालकता अचालकों से अधिक तथा चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अर्धचालकों में कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला देने पर इनकी चालकता बहुत बढ़ जाती है। इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न में होता है। तो जो अर्धचालक यानी चालक में जो कुछ क्या है,
चालकों अचालकों से अधिक तथा चालकों में तुलना बहुत कम होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। क्या? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन दिया हुआ है। इनका जो उपयोग होता है वो ट्रांजिस्टर टेलीविज़न में बनाने के टेलीविज़न में ट्रांजिस्टर के उपयोग में किया जाता है। और नेक्स्ट जो फैक्ट है उसे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखते हैं। कूलाम नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट फॉर स्टूडेंट्स के लिए। तो कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम जो है वो वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि देख लेते हैं, यदि दो आवेश दिए हैं, जिसका नाम Q1 है व दूसरे का नाम Q2 है, के बीच की दूरी जो दी है R दी हुई है। जो दो आवेश दिए हुए हैं, एक ये है Q1, एक है Q2। Q1 एक आवेश है, Q2 आवेश दिया हुआ है और उसके जो बीच की दूरी दी है वो हमारी R दी हुई है। और पहली हमारी शर्त है कि जो बल होता है वो हमारे जो आवेश होते हैं Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यह F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तो फर्स्ट हमारी समीकरण यही हो जाएगी। और जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसका कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा 1/r का स्क्वायर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना, तो 1/r का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अब हम हल करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। हमारी ये वाली समीकरण जो है फर्स्ट है, ये वाली समीकरण हमारी सेकंड है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हो जाएगा जब इसको हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब करेंगे तो हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको जब प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो यहाँ के नियतांक यानी कांस्टेंट लगेगा, जो K हमारा लगेगा। यहाँ पर K कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट यहाँ पर लगेगा हमारा K। और जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। और इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा आएगा SI पद्धति में इसका K का मान जो होता है हमारा 1 यानी 1/4 पाई साइलेंट नॉट। साइलेंट नॉट हमारा यह है, इसको साइलेंट नॉट से कहते हैं। साइलेंट नॉट जो 1/4 पाई साइलेंट नॉट 1/4 पाई साइलेंट नॉट का जो मान होता है हमारा वो 9×10⁹ मीटर होता है। तो इसके जगह पर हम K बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट होता है। और F बराबर हमारा भी निकल कर आया था 1 यानी F बराबर लिख देते हैं, अभी निकल कर आया था F बराबर K Q1
इंटू Q2 और अपान आर स्क्वायर। K1 इंटू के की जगह पर हमें कितना रखना है? के की जगह पर हमारा मान जो होता है 1/4 साइलेंट नाट, 1/4 साइलेंट नाट जो होता है उसकी जगह पर पूरा मान रखा जाएगा हमारा 1/4 साइलेंट नाट, यहाँ पर रख देंगे हम के की जगह पर, और Q1 इंटू Q2 हमारा बटे R1 स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं जैसा कि दिया है 1/4 साइलेंट नाट, 1/4 साइलेंट नाट की जगह पर लिख सकते हैं F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 और इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R1 स्क्वायर यानी R स्क्वायर। यह भी हमारा राइट हो जाएगा। और अब देखते हैं जहाँ पर हमारा 1/4 साइलेंट नाट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है नेतांक साइलेंट नाट यानी एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जो साइलेंट नाट होता है उसको वायु या जो निर्वात होता है, वायु या निर्वात एक चीज़ है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। साइलेंट नाट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर इनवर्स 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और यदि दोनों आवेश वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हों तो हमारा हो जाएगा F बराबर, जब लिखा हो यदि दोनों आवेश वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हों तो हम यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 1/4 बाई साइलेंट नाट और Q1 इंटू Q2 अपान K इंटू R स्क्वायर, यह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम प्रूव कर सकते थे। और जो हमारा ये कूलाम का नियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आवेशों के मात्रक क्या होते हैं? आवेश के मात्रक आवेश का ईसाई मात्रक कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का ईसाई मात्रक कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और कूलाम के नियम से निर्वात अथवा वायु में R दूरी पर रखे दो बिंदुओं Q1 इंटू Q2 के बीच वैद्युत बल अभी निकल कर आया था F प्रोपोर्शनल, यानी F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जब ही निकल कर आया था जब निर्वात में रखे हो। क्या है, कूलाम के नियम से जब करेंगे तो निर्वात अथवा वायु में रखे R बिंदु पर दो जो आवेश हैं Q1 इंटू Q2, तो हमारा आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि R बराबर 1 मीटर तथा Q1 बराबर Q2 1 कूलाम, तब हमारा बल जो है F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। अतः 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने बराबर सजातीय आवेशों को 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। आवेश का छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम होता है। तो आई होप आप लोगों को यह भी टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो आप लोगों को इसका रिवीजन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वैद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र कूलाम के नियम से निकालेंगे। निर्वात अथवा वायु में रखे R दूरी पर रखे दो बिंदुओं आवेशों Q1 व Q2 के बीच वैद्युत बल।
F बराबर हो जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 से अपान R1 स्क्वायर हो जाएगा। इससे जब हम फार्मूले से निकालेंगे तो साइलेंट नॉट बराबर 1/4 F यानी बल इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यह हो जाएगा, क्योंकि हमें साइलेंट नॉट निकालना था तो यहाँ पर साइलेंट नॉट F की जगह पर आ जाएगा और F की जगह पर साइलेंट नॉट हो जाएगा, यानी गुणा हो गई इसकी। जब हम निकालेंगे तब आएगा। अतः विद्युतशीलता साइलेंट नॉट का मात्रक बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, तथा विमीय सूत्र हो जाएगा इसका विमीय सूत्र जो है Q1 इंटू Q2 से निकलेगा तो 80 स्क्वायर, जो विमीय सूत्र है इसका 80 स्क्वायर अपान mLT पावर -2 L स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। दोनों से करेंगे जब इसका तो सही रूप आ जाएगा mL की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 एक स्क्वायर, इसकी जो विमा हो जाएगी। तो m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2 इसकी विमा हो जाएगी 80 स्क्वायर अपान mLT जो -2 हो जाएगी पावर और L स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोडिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र का मापन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र का जो मापन है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो किसी आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र का जो मापन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किया जाता है। और नेक्स्ट है टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक अत्यंत छोटा आवेश Q0 रखते हैं, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज कहते हैं। तो बताइए परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर अत्यंत छोटा आवेश Q0 रखते हैं, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र बल की रेखाओं के गुण क्या होते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में रखे आवेश पर वैद्युत बल लगता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह बल की दिशा में ही गति करता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा निरंतर बदल रही है तो उस पर लगने वाले बल की जो दिशा है तथा आवेश की गति करने की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी, जिससे आवेश का मार्ग भी वृत्ताकार हो जाएगा। अतः इसके निश्चित जो परफेक्चुअल जो थ्योरी है वो आप लोग यहाँ याद कर सकते हैं।
वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो वैद्युत बल रेखा वृत्त क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी बिंदु के परता खींचे गए एकांक क्षेत्रफल को अभिलंबवत गुजारने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। अतः जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जिस स्थान पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। बल रेखाओं के गुण क्या हैं? बल रेखाएं, पहला गुण इसका है वैद्युत बल रेखाएं धन बिंदु आवेश से प्रारंभ होकर सीधे अनंत तक जाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। नंबर 2 दिया है इसका गुण, ऋण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर दृष्ट होती हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। किसका तीसरा जो गुण दिया हुआ है, दो बराबर बिंदु तथा विपरीत आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, जैसा कि दिया है। और वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी जो असंभव है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैद्युत बल रेखाएं जो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की तथा लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण से विपरीत आवेशों में आकर्षण तथा समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं तथा पृष्ठ के अंदर अनुपस्थित होती हैं। तो इस तरीके की जो बल रेखाएं हैं वो जो नीचे गई हैं रेखाएं इनको प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो इस तरीके की जो रेखाएं हैं वो जो विपरीत आवेशों में आकर्षण तथा समान आवेशों में जो है प्रतिकर्षण होगा। तो इसी तरीके की हमारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल क्लासों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को पहुंच सके तथा अन्य वीडियो को भी आप लोग प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।